नंबर लिख लीजिए, जो बोला मेरा नंबर है कॉल कीजिए। गुड मॉर्निंग, सबको नमस्कार है, नमस्ते हैं। कैसे हैं चेला लोग? जय श्री राम, जय श्री राम। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। एक थे कौन, क्या नाम है, राजन ठाकुर। राजन ठाकुर, आपकी नंबर लिख ली गई है। क्लास के बाद आपसे बात कर लेंगे। चलिए, बाद बाकी सभी लोगों को बधाई हो। और आज आपका लास्ट क्लास है, आपको पता होगा कि आज हम लोग बायोलॉजी के जितने भी क्वेश्चन बचे हुए हैं, शायद 20 या 25-30 क्वेश्चन जो भी बचा हुआ है, आज वो खत्म हो जाएगी। और फिर हम लोग क्या करेंगे, 2-3 दिन के बाद फिर आपका एसके झा सर जो है केमिस्ट्री का जो क्वेश्चन बचा हुआ है, केमिस्ट्री के क्वेश्चन का डिस्कशन करा देंगे। क्लियर हो गई? आपको एकदम चिंता नहीं। वैशाली की धरती से नमस्कार, नमस्कार पंकज कुमार को। चलिए, तो मार्कर कहां है? तो चलिए, तो आज आपका ये बायोलॉजी खत्म हो जाएगी। इसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, हाँ, फिर इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि आपका ये 2-3 दिन के बाद आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, और 2 से 3 दिन के जस्ट बाद आपका फिर केमिस्ट्री भी स्टार्ट हो जाएगा। फिजिक्स खत्म। लव यू टू त्रिदेव, लव यू टू। चलिए, तो आते हैं हम लोग, क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले देखिए, कभी भी आप डिस्कशन कीजिए तो सबसे पहले क्वेश्चन को समझने का प्रयास कीजिए, और जब क्वेश्चन समझा हुआ रहेगा तो निश्चित रूप से आप उस क्वेश्चन को अधिक दिन तक याद रख पाएंगे, या फिर जल्दी आप भूल नहीं पाएंगे। तो इसलिए क्वेश्चन को समझिए। बहुत लड़का क्या करेगा कि क्वेश्चन को नहीं समझेगा और वो ऑप्शन को समझने का प्रयास करता है कि ऑप्शन में क्या दिया हुआ है। कभी भी ये काम नहीं करना। काम ये करना कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, और जैसे क्वेश्चन समझ में आएगा तब उसका आंसर दे देंगे। अब ऑप्शन में समझ में आ रहा है क्वेश्चन का, अब जैसे सपोज करो बाबू, यहां पर हाइड्रोफोबिया लिखा हुआ है। अब किसी स्टूडेंट को ये पते नहीं है कि हाइड्रोफोबिया है क्या, तो अब बताओ कि तो ऑप्शन डिस्कस कर दे हैं कि जीवाणु से कौन रोग होता है, विषाणु से कौन रोग होता है, प्रोटोजोआ से कौन रोग होता है, ये हाइड्रोफोबिया पते में है, तो कभी उसको याद रह पाएगा कि हाइड्रोफोबिया किससे होने वाला बीमारी है? तो कभी नहीं हो पाएगा। तो इसलिए सबसे पहले समझना होगा। और बीमारी में खासकर तुम देखा होगा कि यदि जीवाणु, विषाणु, प्रोटोजोआ और कवक, इन चारों को मिला दिया जाए तो कम से कम 100 टाइप का बीमारी है, चाहे वो जीव जंतु में होने वाला हो और चाहे वो प्लांट में होने वाला हो। तो यह एक विस्तृत अध्ययन है, ये एक दिन का काम नहीं है, इसमें आपको लगातार इसकी स्टडी करनी पड़ेगी। तो इसके लिए बहुत सारे लोग बैच किए होंगे, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं रहा होगा। अब जो कभी मान लीजिए नहीं पढ़े हैं, तो आप देखे होंगे एसके झा सामान्य विज्ञान बुक जो आप खरीदे हैं, उसमें डिजीज का बहुत सारा टाइप है, सबके अलग अलग है, तो उस पर थोड़ा सा स्टडी करना पड़ता है, उसको पढ़ना पड़ता है। उसी के लिए हम लोग एक नया बैच जुलाई के फर्स्ट वीक में बायोलॉजी का फाउंडेशन टाइप का भी देंगे और एक टारगेट टाइप का भी देंगे। जिसमें इच्छा होगा, जिसमें दिल करेगा, उसमें पढ़ लेना है। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि हाइड्रोफोबिया है क्या। ये जो बीमारी हाइड्रोफोबिया लिखा हुआ है, इस बीमारी का ही दूसरा नाम होता है रैबीज की बीमारी। कौन सा बीमारी बाबू? तो हाइड्रोफोबिया का ही दूसरा नाम होता है रैबीज बीमारी। अब आप कहेंगे कि सर ये बीमारी होता कैसे है, ये बीमारी पनपता कैसे है? तो ये जो रैबीज की बीमारी है, ये रैबीज की बीमारी पागल कुत्ता के काटने से, या फिर लोमड़ी के काटने से, भेड़िया के काटने से जो बीमारियां फैलती है, उसके वायरस के माध्यम से, यानी उसके विषाणु के माध्यम से जो बीमारी फैलती है, उस बीमारी को ही हम लोग क्या कहते हैं? हाइड्रोफोबिया कहते हैं, या फिर उस बीमारी को ही क्या कहते हैं? रैबीज की बीमारी कहते हैं। क्लियर हो गई? चलिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये विषाणु के द्वारा फैलने वाला एक बीमारी है, जिस बीमारी को क्या कहा जाता है? हाइड्रोफोबिया कहा जाता है। क्लियर हो गया? चलिए, ए मुकेश, मुकेश ये क्या कहते हैं, मेरा पेन ड्राइव, वो विकास को बोलना है कि कल जो सर का पीपीटी आप बनाए थे वो दीजिए पेन ड्राइव में जल्दी, वो नहीं लगा हुआ है बोर्ड पे। एक्चुअली ये सब जब हम आपको पढ़ा रहे हैं, इसमें कुछ कुछ फिगर वगैरह डलवाए थे, तो हमें लगता है वो पीपीटी नहीं बना डाला है, तो हम मंगवा रहे हैं, वो लगा देंगे आपका। चलिए, तो आगे देखते हैं। अब कहता है कि डैश यौन संक्रमित बीमारी नहीं है। तो सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि यौन संक्रमित बीमारी नहीं है, यानी इसमें यौन का मतलब क्या होता है।
एकदम आराम से पढ़ना है। चला, तो सबसे पहले क्या है कि आपको यह देखना है, यो कमेंट रुक जाता है यार, क्या कर, ध्यान दो बाबू। चलिए अब स्टार्ट हो गया। तो इसमें क्या है कि सबसे पहले आपको यह देखना पड़ता है कि सर यौन का मतलब क्या होता है। यौन एक बायोलॉजिकल हिंदी टर्म है, जिसको हम लोग नॉर्मल हिंदी में लिंग कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? नॉर्मल हिंदी हम लोग लिंग बोलते हैं, या फिर इंग्लिश में इसको सेक्स बोलते हैं। तो कहने का मतलब है यौन संक्रमित का मतलब होता है कि जब किसी जीवों का लिंग संक्रमित हो जाता है, जिस लिंग कहने का मतलब उसका सेक्सुअल पार्ट्स जो है वो संक्रमित हो जाता है, चाहे वो मेल का हो या फीमेल का। क्योंकि लिंग तो दोनों में होता है, लिंग मेल का भी होता है और लिंग तो फीमेल का भी होता है। तो जब किसी मेल या फीमेल का लिंग वाला पार्ट्स जो है उसका मतलब कह सकते हैं सेक्सुअल जो पार्ट्स है वो वाला पार्ट्स जब प्रभावित हो जाता है तो उस बीमारी को हम लोग कई नामों से जानते हैं। उसके अंतर्गत आने वाला बीमारी में जो आपके लिंग से संबंधित हो या फिर आप कह सकते हैं आपके यौन से संबंधित हो, तो उसमें गोनोरिया भी आता है, उसमें सिफिलिस भी आता है, उसमें मस्सा भी आता है। लेकिन याद रखिएगा उसमें कैंडिडियोसिस जो है ये नहीं आता है। तो सवाल आपसे यही पूछ रहा था कि लिंग वाली संक्रमित बीमारी में जो नहीं आता है उसका नाम। आता है वाला नहीं पूछा, क्योंकि आता है वाला में गोनोरिया भी है, इसमें सिफिलिस भी है, इसमें मस्सा भी है। लेकिन सवाल पूछा था जो नहीं आता है, तो नहीं आने में आंसर क्या हो? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसको कैंडिडियोसिस के नाम से जाना जाता है। क्लियर हो गया? कोई कंफ्यूजन आपको? और ये तीनों बीमारी किससे संबंधित हो गया? तो ये तीनों का तीनों बीमारी जो है ये आपके लिंग से संबंधित हो गया। और कैंडिडियोसिस बीमारी जो होती है ये आपके तंत्रिका से संबंधित बीमारी होती है, ये नर्वस से संबंधित बीमारी होता है। क्लियर? तो चलिए, बहुत सारे बच्चों का आंसर सी आ भी रहा है, थैंक यू वेरी मच। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि पूछ रहा था नहीं आता है। चलिए आगे बढ़े। जिनका कोर्स एक्टिव नहीं हुआ है हो जाएगा, आप कॉलिंग टीम को कॉल कर लेंगे, आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। क्लियर? चलिए आगे बढ़े क्या? अब हम आपसे बात करते हैं, जस्ट अगला सवाल देखिए, कहता है कि वायु एक है। तो ये तो सबको पता है कि वायु एक मिश्रण है। किसको ये नहीं पता है? नहीं, वायु के बारे में सबको पता है कि वायु एक मिश्रण है। जबकि पानी के बारे में, पानी, हवा और मिट्टी हमारे लिए जरूरी है। तो पानी क्या है? एक यौगिक है। ये पानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना है, लेकिन यह हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या है? यह एक तत्व है। देखिए कितना अंतर है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर। लगा दो पीपीटी, 1 मिनट चला, पीपीटी लगवा देते हैं, न्यू वाला जो बनवाए थे। और ऊपर कितना नंबर था? 800। ध्यान देंगे बाबू। जरा गौर करो चला, तुम लोग के लिए हम कितना मेहनत करते हैं।
पिछले क्लास में अभी हम जस्ट आपको ये दोनों क्वेश्चन दिखाए, जिसमें कल हम काफी मेहनत करके आपको एक ऐसा फिगर के माध्यम से समझाना चाहे कि जीवन में तुम कभी नहीं भूलेगा, लेकिन उसमें था नहीं। तो देखो अभी हम स्पेशल ऑफिस से मंगवाए और यहां पर लगवाए। मस्त लग रहा है सर, चलिए थैंक यू वेरी मच। तो हम आपको यह कहना चाह रहे थे कि देखिए, जितना आप अपने बारे में सोचते हो ना, तुमसे ज्यादा हम लोग तुम्हारे बारे में सोचते हैं कि जल्द से जल्द तुम्हारी नौकरी हो जाए, और तुमने जो कमी रह गया है एकदम उसमें सुधार करो। अभी आपके पास समय है। कुछ लड़का कॉल करके बोलता है कि सर वो लड़का कह रहा था ना कि जुलाई में एग्जाम है। अब बेवकूफ लड़का कहीं का, अभी एनटीपीसी 7th पेज भी नहीं हुआ है, कोई चर्चा भी नहीं है, तो हवा में वाली बात होती है। नहीं तो हवा वाली बात नहीं होनी। थैंक यू, चलिए धन्यवाद आप लोगों को। तो हवा वाली बात नहीं होनी चाहिए, क्योंकि एनटीपीसी का 7th फेज का डेट होगा, ग्रुप एग्जाम का डेट होगा, तो हमको तो तुमसे पहले जरूर पता चलेगा, और हम जरूर तुमको बताएंगे अपने यूट्यूब चैनल एसके झा के माध्यम से कि तुम्हारी कब एग्जाम है और एग्जाम की क्या रणनीति होगी। अभी तुम पढ़ाई की रणनीति करो, तुमने यदि कुछ कमी है तो तुम उसमें सुधार करो और आगे बढ़ने का प्रयास करो। क्लियर? एकदम ही नहीं सोचो कब एग्जाम होना है क्या है। चलिए, अच्छा लग रहा है ना? सुपर लग रहा है, चलिए थैंक यू वेरी मच। तो अब गौर करो, तो हाइड्रोफोबिया के बारे में हम तुमको बता चुके हैं। कहेगा सर क्या बताया हाइड्रोफोबिया के बारे में? तो इसके बारे में बताए हैं कि इसको हम लोग रेबीज बोलते हैं, और रेबीज कहने का मतलब क्या होता है? ये मतलब कुत्ता के काटने से, पागल कुत्ता देख रहा है, ये लोमड़ी है, कुत्ता है, गीदड़ है, जे कहिए, देखो ये बच्चे को काट लिया है, और इसके काटने से जो बीमारी पर हुआ, और इस बीमारी को हम लोग क्या बोलते हैं? हाइड्रोफोबिया कहते हैं। ये विषाणु द्वारा होने वाली बीमारी है, और ये हमारे ब्रेन को क्या करता है? प्रभावित करता है। क्लियर? आगे बढ़े। अब जस्ट तुम आगे देख रहे हो, कहता है कि डैश यौन संक्रमित बीमारी है। तुमको पता है कि यौन संक्रमित बीमारी में हम क्या बताए कि जो मेल या फीमेल के लिंग से रिलेटेड है, जो मेल या फीमेल के लिंग से संबंधित बीमारी है, इस बीमारी को हम लोग क्या कहते हैं? लिंग वाली बीमारी। इसमें गोनोरिया भी आता है, इसमें सिफिलिस भी आता है, इसमें मस्सा भी आता है। तो कौन नहीं आता है? तो इसमें नहीं आता है कैंडिडियोसिस बीमारी। कौन नहीं आता है? कैंडिडियोसिस बीमारी। ये संबंधित किससे है? तो ये दो चीज से संबंधित है, एक आपके नर्वस सिस्टम से संबंधित है, और दूसरा आपका जीव जो है, ये स्वाद ग्रंथि जो है, वो स्वाद ग्रंथि से संबंधित है। यौन से संबंधित सभी बीमारी के बारे में बताइए। तो बताइए ये गोनोरिया बीमारी, सिफिलिस बीमारी, मस्सा बीमारी, एड्स बीमारी, ये सब यौन से संबंधित है। चाहे वो गोनोरिया हो, चाहे वो सिफिलिस हो, चाहे वो मस्से हो, चाहे वो एड्स हो, ये सब लिंग से संबंधित बीमारी है। ये सब यौन से संबंधित बीमारी है। यौन का मतलब ही क्या बताए? लिंग होता है। क्लियर? आगे बढ़े, चलिए। अब अगला सवाल, इसको कौन नहीं जानता है? वायु क्या है बाबू रे? तो वायु एक मिश्रण है। अगला सवाल कहता है कि निम्नलिखित में से एक वायु प्रदूषण से संबंधित है। तो वायु प्रदूषण से संबंधित कौन होगा? स्मॉग के बारे में आप जानते होंगे। ये स्मॉग वायु प्रदूषण से संबंधित है। ये क्या करती है? हमारी वायु को, चूंकि वायु एक प्रकार का गैसों का मिश्रण है, तो इसमें जो गैस का अवयव होना चाहिए, तो आप जनरली पढ़े होंगे, वायु में गैसों के मिश्रण का एक रेशियो होता है। जैसे इसमें 21% क्या रहना चाहिए? इसमें 21% ऑक्सीजन होना चाहिए, 78% क्या होना चाहिए? कार्बन डाइऑक्साइड होना चाहिए, 0.03% क्या होना चाहिए? सॉरी 78 पर, एक मिनट उल्टा लिखा गया था। 21% क्या होना चाहिए? ऑक्सीजन, और 78% क्या होना चाहिए? नाइट्रोजन, और 0.03% क्या होना चाहिए? कार्बन डाइऑक्साइड। तो हमारे वायुमंडल में वायु जिसको आप कहते हैं, इस वायु का यह प्रमुख अवयव है। एकदम गौर करेंगे तो आपके जो वायु जिसको आप बोलेंगे, उस वायु का सबसे, ये आंसर इसका था कि वायु प्रदूषण संबंधित स्मॉग है, यानी धुआं जिसको बोलते हैं, जो हमारे वायु को प्रदूषित करवाती है। लेकिन वायु में के अवयव कौन सा है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड मेन रूप से। इसके अलावा जलवाष्प भी है, धूलकण भी है, या अन्य बहुत सारे एग्जांपल्स है, लेकिन मेन रूप से ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। अब यदि हम आपसे बात करते हैं ऑक्सीजन का, तो यह आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम में डायरेक्ट सवाल पूछता है कि वायुमंडल में वायु कितना है परसेंट। तो वायुमंडल में के वायु में ऑक्सीजन 21%, नाइट्रोजन 78%
और कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%। याद हो गया सभी लोगों को? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखो आ ही गया कि शुष्क हवा में नाइट्रोजन की मात्रा होती है, तो नाइट्रोजन का मात्रा क्या %? अब ये बताए थे कि नाइट्रोजन की मात्रा बोलेगा तो 78% और ऑक्सीजन की मात्रा बोलेगा तो 21%। ऑक्सीजन 21%, नाइट्रोजन 78% और कार्बन डाइऑक्साइड की बात करेगा तो 0.03%। क्लियर हो गया? कोई कंफ्यूजन? चलिए तो इसका आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर डी 78%, चूंकि नाइट्रोजन के बारे में पूछ रहा था। चलिए अब कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक जीवाश्म ईंधन नहीं है। देखो ये सिर्फ एकदम आसान सा क्वेश्चन है, लेकिन ये रिपीटेड क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछता है। हर एग्जाम में ये पूछा गया क्वेश्चन है कि जीवाश्म ईंधन कौन सा है। नहीं तो जीवाश्म ईंधन के बारे में तुमको पता है, कोयला है, पेट्रोलियम है, प्राकृतिक गैस है, ये सब क्या जीवाश्म ईंधन है। लेकिन सवाल क्या पूछा था कि जीवाश्म ईंधन नहीं है तो जो इसके अलग होगा वो होगा। क्वेश्चन था जीवाश्म ईंधन नहीं है क्या? तो आपको पता है कि कोयला भी है, पेट्रोलियम भी है, प्राकृतिक गैस भी है, वो जीवाश्म ईंधन है, लेकिन बोला नहीं है। तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा यूरेनियम, यानी ये जीवाश्म ईंधन नहीं है, इसलिए आंसर हो गया। क्योंकि सवाल पूछ रहा था कि जीवाश्म ईंधन नहीं है, तो नहीं है में कौन आएगा? यूरेनियम आएगा। और है के बारे में पूछेगा तो पता है कि कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, जिसको सीएनजी आप कहते हैं, ये सब जीवाश्म ईंधन के अंतर्गत आता है। अब कहेगा सर ये जीवाश्म क्या होता है? तो पृथ्वी के अंदर जब लाखों करोड़ों वर्ष के बाद दबे हुए पदार्थ की अवस्था में, रूप में, रंग में, गुण में परिवर्तन होता है, तो परिवर्तित होकर ईंधन तैयार होता है। उस ईंधन को हम लोग जीवाश्म ईंधन कहते हैं। चाहे वो कोयला हो, चाहे वो पेट्रोलियम हो, चाहे प्राकृतिक गैस हो, हेमेटाइट हो, मैग्नेटाइट, सिडराइट, आयरन पायराइट, कुछ हो, ये सब जीवाश्म ईंधन है। लेकिन ये यूरेनियम जीवाश्म ईंधन नहीं है। तो आंसर क्या हो गया? यूरेनियम, यानी ऑप्शन नंबर डी। क्लियर हो गया? चलिए कुछ लोगों का कमेंट आ रहा है सही भी और कुछ लोग का नहीं भी आ रहा है, तो सभी लोग ध्यान रखिएगा। ऊपर का तीनों ऑप्शन हो गया जीवाश्म ईंधन और नीचे वाला नहीं होगा। आगे बढ़े, ये सब एकदम नॉर्मल क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कहता है कि पारिस्थितिकी तंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। इकोलॉजिकल सिस्टम आप समझते होंगे, यानी प्रकृति के साथ जो हम लोगों का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष संबंध है, यानी पेड़ पौधों के साथ, हवा के साथ, पानी के साथ, सूर्य के प्रकाश के साथ, किसी भी जीव जंतु का, चाहे हम हो, आप हो या अन्य जीव जंतु का जो आपसी संबंध है, वो एक सिस्टम में रखा गया है, उसको इकोलॉजिकल सिस्टम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इकोलॉजिकल सिस्टम, पारिस्थितिकी तंत्र। और इसके बारे में किसने बताया था? तो रिटर ने बताया था, आपको याद होगा। तो चलिए, तो इसमें क्या सही है देखिए। कहता है कि स्वपोषी स्तर पर उत्पादन को प्राथमिक उत्पादकता कहा जाता है, यह स्टेटमेंट एकदम सही है। और दूसरा, द्वितीयक उपभोक्ता का संदर्भ परपोषी से होता है, तो यह भी स्टेटमेंट सही है। तो कहता क्या है कि सही कथन पर विचार कीजिए। तो ये दोनों का दोनों स्टेटमेंट सही है, पहला भी स्टेटमेंट और दूसरा भी स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट भी सही था, दूसरा भी। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, 1 एवं 2 बोथ, यानी 1 भी सही है और 2 भी सही है। क्लियर हो गया? कोई कंफ्यूजन? यानी ऑप्शन नंबर सी। थैंक यू वेरी मच। अगला कहता है कि किसी जल क्षेत्र में बीओडी की अधिकता संकेत देती है इसका जल। अब देखिए, इसमें सब कुछ आपको समझ में आया होगा, लेकिन ये जो टर्म लिखा हुआ है बीओडी, इस समझ में नहीं आया होगा, ये हमारा पता है। पिंटू गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। इतने देर के बाद नींद खुला रहे, एकदम टाइम से आया करो, गलत बात है चट्टा। तो इसमें सबसे पहले हम लोगों को क्या समझना पड़ेगा? तो इस बीओडी के बारे में जानना पड़ेगा कि बीओडी का मतलब क्या होता है। तो इसका मतलब होता है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। फुल फॉर्म आप सभी लोग लिख लेंगे, क्योंकि कभी कभी डायरेक्ट एग्जाम में देखते होंगे कि फुल फॉर्म पूछेगा कि बीओडी का पूरा नाम क्या होता है, तो आप क्या बताएंगे? बीओडी, वीडियो नहीं समझिएगा, वीडियो ने है, ये बीओडी है, यानी बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। याद हो गया? जल्दी कमेंट करके बताइएगा।
जिसको याद हो गया जल्दी कमेंट करके बताना है कि बीओडी का पूरा नाम क्या हो गया, जल्दी बताओ चेला। देखो पढ़ने से तुमको यही फायदा मिलेगा कि कठिन से कठिन सवाल भी तुम जवाब दे पाएगा, और तुम ये याद रखना कि एक एक क्वेश्चन तुम्हारी तकदीर और तस्वीर को बदल सकती है, क्योंकि पास और फेल में अंतर 1 नंबर का रहता है, आधे नंबर का रहता है। इसलिए एकदम ध्यान से तुम सुनो और जल्दी कमेंट करके बताओ कि याद हो गया। बीओडी का पूरा नाम क्या हो गया, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड हो गया। अब क्वेश्चन कहता है कि जल क्षेत्र में यदि इसकी अधिकता हो रहा है, इसका मतलब क्या है कि जो बाहित जल है, जो मतलब खराब जल है, उसको शुद्ध करने की आवश्यकता है। यानी पानी जो है उसमें गंदा ज्यादा जा रहा है, पानी बहुत ज्यादा माने प्रदूषित हो गया है, और वो बाहित मल को क्या कहा जाता है, तो बाहित मल को सीवेज कहा जाता है। चूंकि ये सीवेज, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा, सीवेज से प्रदूषित हो रहा है। और सीवेज का मतलब क्या होता है, तो याद रखिएगा बाबू, सीवेज का मतलब होता है बाहित मल। सीवेज का मतलब क्या होता है, बाहित मल। जैसे तुम नाला में देखा होगा, कीचड़ देखा होगा, नाला में पानी कीचड़ गंदा पदार्थ बहते रहता है, तो उसी को हम लोग बाहित मल, या उसी को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है, सीवेज कहा जाता है। अर्थात सीवेज से प्रदूषित हो रहा है, इस चीज को वो संकेत करता है कौन, बीओडी, यानी बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। क्लियर हो गया है, कोई कंफ्यूजन? तो चलिए ये दोनों चीज आप याद रखेंगे। चलिए बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, थैंक यू वेरी मच, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से बढ़िया से पढ़ते रहिए, और जिनको नौकरी लेना हो, जिनको नौकरी नहीं लेना है, खाली चाकचू करके समय बिताना है, पान का दुकान ठेला रिक्शा चलाना है, वो एकदम नहीं पढ़िएगा चला, वो एकदम किसी का सम्मान नहीं कीजिएगा, वो टीचर का, अपने मम्मी पापा का, अपने खानदान में किसी का सम्मान नहीं कीजिएगा, जिंदगी भर ठेला रिक्शा चलाइएगा। लेकिन जिनको अपने गुरु का, अपने माता पिता का, अपने समाज का सम्मान सीखा है, जो पढ़ लिख के अपने समाज का एग्जाम्पल बनना चाहता है, वो यकीन मन जरूर मन से पढ़ना, और जो पढ़ेगा, जो दूसरों का सम्मान करेगा, वो निश्चित रूप से सफल होगा। बाद बाकी को रोते रोते पूरी जिंदगी गुजर जाएगी, कुछ नहीं होना है चला। इसलिए कहता है फिर पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। इसलिए बढ़िया से आप लोग पढ़िए। क्लियर? कोई कंफ्यूजन? चलिए आगे बढ़े। इसलिए 1% ऐसे लड़के हैं अभी भी जिनको पढ़ाई से कोई मतलब नहीं है चला। इसलिए 99% पढ़ने वाले हैं, और जो पढ़ने वाले हैं जिनको जज्बा है कि नौकरी लेना है, चला 1,35,000 सीट तुम बूझ रहा है। यदि इस बार नौकरी नहीं हुआ तो जीवन में कभी नहीं होगा। इसलिए मेरे दोस्त, सब कुछ निछावर कर दो अपनी पढ़ाई पर, अपने माता पिता के अरमान को पूरा कर चला। दुनिया में सबसे ज्यादा खुशी यदि मिलेगा किसी को तुम्हारी नौकरी से, तो वो तुम्हारी मम्मी पापा और गुरुजी होंगे। इसलिए मेरे दोस्त एकदम मन से पढ़ और आगे की ओर लगातार बढ़ते रह। क्लियर हुआ? ये बहुत टफ सवाल था जिसको आपने आसानी से समझ लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना वो तुम्हारे सामने है, 815। अब हम लोग बढ़ रहे हैं 816 पर। एकदम देखिए सबसे आसान क्वेश्चन, खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह होता है एक दिशीय। ये बचबो को पता है, ये 8वीं क्लास में तुम पढ़ा होगा फूड चेन के बारे में कि कौन किसको खाता है, कौन किस पर आश्रित रहता है, सब एक दूसरे से, जैसे हम पर तुम पर खुदा नहीं। जैसे कि मछली क्या खाता है, कीड़ा मकोड़ा, अब मछली को कौन खाता है, हम लोग। क्लियर? तो सब एक दूसरे से क्लियर है। तो खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह जो होता है वो क्या होता है, एक दिशीय। क्लियर? अगला सवाल, हवा में उपस्थित ऑक्सीजन का परसेंटेज, पहले ये थोड़ा बता दी, याद होगा ऑक्सीजन का परसेंट कितना, 21%। अगला सीएनजी का पूरा नाम क्या होता है देखो सीएनजी तुम देखा होगा, सीएनजी पेट्रोल पंप के जैसा ही एक स्टेशन खुल गया है जहां पे लोग अपने गाड़ी में सीएनजी को भरवाते हैं। सीएनजी का मतलब होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। यह एक प्राकृतिक गैस है जिसमें सर्वाधिक मात्रा में क्या रहता है, तो सर्वाधिक मात्रा में मीथेन रहता है। क्योंकि कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि सीएनजी में सबसे अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है, मीथेन पाया जाता है। सीएनजी का मतलब क्या होता है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। है किसी ऑप्शन में क्या, तो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस ऑप्शन नंबर बी में है, इसलिए आंसर क्या होगा, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। क्लियर हो गया?
चलिए अगला सवाल कहता है नाइट्रोजन गैस का परसेंटेज सबको पता है, आंसर की होगा 78%। वायुमंडल में नाइट्रोजन 78%। ऑप्शन नंबर बी, बहुत अच्छी बात है। कॉम्प्रेस नेचुरल गैस, राकेश थैंक यू। अगला कहता है कि सामान्य जुकाम के इलाज के लिए किस विटामिन का उपयोग किया जाता है? सामान्य रूप से सर्दी जुकाम हो जाएगा तो याद रखना मेरे बाबू, मेरे सोना, आप उसमें विटामिन सी का प्रयोग करेंगे। आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी विटामिन सी। विटामिन डी से क्या होता है? हड्डियां मजबूत होती है। विटामिन डी से हड्डियां मजबूत होती है। विटामिन ए से रतौंधी नहीं होता है। विटामिन बी से बेरी बेरी नहीं होता है। इसलिए आंसर क्या होगा? विटामिन सी, जो सर्दी जुकाम में सामान्य रूप से इलाज किए जाते हैं। क्लियर हुआ? चला कोई कंफ्यूजन किसी को भी कहीं से भी दूर दूर तक नहीं है तो आगे बढ़ेंगे। अगला कहता है नियासिन डैश का रूप है। विटामिन का तुम लोग नाम याद किया होगा कि विटामिन ए को रेटिनॉल कहते हैं ना, तो उसी और विटामिन बी को क्या कहा जाता है? तो विटामिन बी को कहा जाता है राइबोफ्लोविन। विटामिन बी को क्या कहा जाता है? राइबोफ्लोविन। विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड। उसी तरह से विटामिन बी के भी कई पार्ट्स होते हैं, जिसमें विटामिन बी5 जो है, इस बी5 को क्या कहा जाता है? तो विटामिन बी5 जो है उसको कहा जाता है नियासिन, और विटामिन बी3 को कहा जाता है पेंटोथेनिक एसिड। विटामिन बी3 है कहीं नहीं, ये विटामिन बी3 ही होना चाहिए। ये पेंटोथेनिक एसिड है, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। विटामिन बी3 और विटामिन बी5 खूब एग्जाम में पूछता है। तो विटामिन बी5 क्या हो गया? नियासिन हो गया। यदि विटामिन बी3 का के बारे में बोलेगा कि विटामिन बी3 को क्या कहा जाता है, तो तुरंत आपने क्या बोला? इसको कहा जाता है पेंटोथेनिक एसिड। क्या कहा जाएगा? पेंटोथेनिक एसिड। क्लियर हुआ? चलिए अगला सवाल कहता है कि निम्नलिखित में से क्या आंत के जीवाणुओं द्वारा संश्लेषित होता है? विटामिन बी12 जो है, विटामिन बी12 किसके लिए जिम्मेदार है? तो विटामिन बी12 कोबाल्ट के लिए जिम्मेदार होता है, और ये इसका संश्लेषण कहां पे होता है? तो बड़ी आंत में होता है। तो आंसर क्या होगा? विटामिन बी के यानी बी12 जिसको कहते हैं, या इसके लिए जिम्मेदार है। और कोबाल्ट धातु के लिए भी ये जिम्मेदार होता है। नहीं, कभी कभी विटामिन बी12 देता है और कभी कभी कोबाल्ट देगा। आंसर वही होगा। चलिए अगला सवाल कहता है कि नीचे गए कथन पर विचार करना है। एकदम कथन पर विचार करेंगे। कहता है कि बेरी बेरी एक विषाणु जनित संक्रमित रोग है। तो बेरी बेरी के बारे में भी हम आपको क्या बताए कि बेरी बेरी बीमारी किससे होता है? विटामिन बी की कमी से। विटामिन बी की कमी से कौन बीमारी बताए? बेरी बेरी बताए। आई लिखा विषाणु जनित संक्रमित रोग है, इसका मतलब क्या हो गया? एक नंबर एकदम गलत हो गया। दूसरा कहता है कि विटामिन की कमी बीमारी का कारण बनती है। विटामिन की कमी बीमारी का कारण बनती है, आर तो सही है मेरे दोस्त? नहीं, देखो ए नंबर एकदम गलत था, और विटामिन की कमी बीमारी का कारण है एकदम सही है, क्योंकि विटामिन की कमी से हम लोगों में क्या बीमारी होती है। तो इस तरह का कुछ ऑप्शन आपको दिख रहा है क्या? सभी लोगों को दिख ही रहा होगा। तो आपके हिसाब से इसका क्या आंसर होना चाहिए? जल्दी बोल। एक नंबर हो गया गलत, 2 नंबर हो गया सही। तो एक गलत है लेकिन आर सही है, यानी ऑप्शन नंबर ए एकदम। एक गलत है और लेकिन आर क्या है? सही है, क्योंकि तुमको पता है कि बेरी बेरी विटामिन बी की कमी से होता है, और विटामिन की कमी से बहुत सारा बीमारी होता है। तो बी सही और एक गलत है। अगला देखो, कौन सा विटामिन शरीर में कैल्शियम अवशोषण को बढ़ाता है? विटामिन डी। कैल्शियम अवशोषण को कौन बढ़ाएगा? तो विटामिन डी हमारी बॉडी में कैल्शियम के अवशोषण को बढ़ाता है, जिससे हमारी हड्डियां क्या होती है? मजबूत होती है। हमारी हड्डियों से क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? मजबूत। अब कहता विटामिन क्या है? तो सबको पता है कार्बनिक कंपाउंड है। विटामिन क्या है? तो विटामिन एक कार्बनिक यौगिक है। विटामिन कैसा यौगिक है मेरे बाबू? तो विटामिन एक कार्बनिक यौगिक है। और बेरी बेरी रोग, अगला सवाल कहता है कि बेरी बेरी रोग किसकी कमी से होता है? तो अभी हम कई बार चर्चा कर चुके हैं कि विटामिन बी की कमी से कौन बीमारी? तो बेरी बेरी। तो आंसर क्या होगा? विटामिन बी। आंसर क्या होगा? विटामिन बी की कमी से कौन बीमारी? तो बेरी बेरी, यानी ऑप्शन नंबर बी। चलिए, नहीं आ रहा है कमेंट। बेरी बेरी किसकी कमी से? विटामिन बी1 की कमी से। अब विटामिन सी की कमी से पता है? एसके झा सर क्लास कब लेंगे?
आज आपकी बायोलॉजी खत्म हो जाएगी, 2-3 दिन के बाद आपको नोटिफिकेशन जाएगा और केमिस्ट्री का क्लास स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन 2-3 दिन के बाद। क्लियर? कार्बनिक कंपाउंड है। थैंक यू वेरी मच। और अगला था बेरी किस वजह से उत्पन्न होती है? सबको पता है B1 की कमी से। अब विटामिन सी की कमी से कौन बीमारी है? स्कर्वी। याद रखिएगा, कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि स्कर्वी बीमारी किसकी कमी से होती है? तो स्कर्वी बीमारी विटामिन सी की कमी से होती है। क्लियर? चल अगला सवाल देख रहे बउआ, कहता है स्कर्वी रोग जिसके लक्षणों में मसूरों से खून आना आहार में शामिल करके रोका जा सकता है। देखिएगा, मसूरा फूल जाएगा, आपके दांत के साइड से ब्लड आने लगता है, उस बीमारी को स्कर्वी बीमारी। और अभी तुरंत हम चर्चा किए थे स्कर्वी बीमारी का कारण क्या था? तो विटामिन सी। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, जिसमें विटामिन सी आता है, इसी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। चलिए, वाह। अगला, रेटिनॉल मुख्य रूप से किससे संबंधित है? अभी हम बताए थे ना कि विटामिन ए का ही नाम क्या है? रेटिनॉल। तो विटामिन ए से संबंधित क्या हो जाएगा? सबको पता है कि जब ये विटामिन ए की चर्चा किया तो आंसर हो जाएगा रेटिनॉल। क्लियर? चलिए, अगला, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन मानवों में कहता है कि रक्त के थक्का जमने के लिए? आपको पता होगा कि रक्त के थक्का जमने से संबंधित कल परसों भी सवाल जब था तो हम आपको बताए थे कि उसमें प्लेटलेट्स जिम्मेवार है, फाइब्रिनोजेन जिम्मेवार है, लेकिन विटामिन की बात करेगा तो याद रखिएगा विटामिन के। विटामिन की बात करेगा तो विटामिन के, किसी तत्व की बात करेगा तो याद रखना कैल्शियम। ये सब रक्त के थक्का जमने में मदद करता है। ये डाटा एकदम आप कॉपी में लिखिएगा, रक्त का थक्का बनने में ये सब क्या करता है? तो ये सब जो है रक्त का थक्का बनने में सपोर्ट करता है। रक्त का थक्का बनने में क्या करता है? ये आपका मदद करता है। कौन कौन? विटामिन की जब बात करेगा तो विटामिन के, किसी तत्व की बात करेगा तो कैल्शियम, ब्लड में बात करेगा तो प्लेटलेट्स या फिर फाइब्रिनोजेन या प्रोथ्रोम्बिन, ये सब आपके ब्लड को क्लॉट होने में सपोर्ट करता है। तो ऑप्शन देखना पड़ेगा, विटामिन का ऑप्शन था, तो आंसर क्या होगा? विटामिन के रक्त का थक्का जमने में मदद पहुंचाता है। इस सब डाटा एकदम लिख लेना है कॉपी में। ये टोटल डाटा जो भी हम आपको बताए हैं, इस सब डाटा लिखना है, क्योंकि कभी विटामिन के बारे में, कभी तत्व के बारे में, कभी ब्लड से संबंधित कुछ नाम, तो आपको याद प्लेटलेट्स, कैल्शियम या फिर विटामिन के, प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिनोजेन, सब। अगला सवाल, आयोडीन युक्त नमक उपयोगी होता है किसके लिए? रोगी की प्रतिरोधी वृद्धि के लिए, थायराइड ग्रंथि को नियंत्रित करने। थायराइड को नियंत्रित करने के लिए आपको आयोडीन युक्त नमक खाना चाहिए, इसलिए आप लोग एकदम आयोडीन युक्त नमक खाया कीजिए। कारण चलिए, आंसर हो गया सी, भवेश, बिल्कुल अच्छा बात है। अगला क्वेश्चन कहता है सर 4100 प्लस बुक बायो प्रश्न ग्रुप डी के लिए पर्याप्त? हाँ, 4100 प्लस यदि आप बना रहे हैं या बना भी लिए तो बहुत अच्छा किए हैं, क्योंकि क्वेश्चन के हर टाइप के सवाल का जवाब आपको मिल गया है। अब आप पर डिपेंड करता है कि आप उसकी प्रैक्टिस कितना करते हैं। नहीं, ये फाइनली जो है ये आप ही पर डिपेंड करता है कि आप इसकी प्रैक्टिस कितना करते, बाद बाकी आप तैयार हैं। अब कहता है कि एसर्शन यानी कथन और कारण पर विचार करना है। कहता है कि पहाड़ी क्षेत्रों में घेगा रोग एक सामान्य बीमारी है। कहता है कि पहाड़ी पठारी क्षेत्र में जो लोग रहते हैं वहां के लोगों को घेगा रोग हो जाता है। चलिए, ये कथन तो सत्य है, एकदम सही है। अगला, पहाड़ी क्षेत्रों में लोगों के भोजन में आयोडीन की मात्रा कम होती है। ग्वाइटर एक सामान्य बीमारी, ठीक है, और आयोडीन की मात्रा कम रहती, ये भी ठीक है। दोनों जब ठीक होगा तो ए और आर दोनों सत्य है। आर ए का सही व्याख्या बिल्कुल सही है, यानी इसका आंसर क्या? ऑप्शन नंबर ए। और बहुत लोग का आ भी रहा है। चलिए, बहुत धन्यवाद। समझने वाली बात है कि हम लोग जो स्थलीय लोग हैं, जहां पर समुद्री पानी उपयुक्त मात्रा में मिलती है,
तो वहां पर तो आयोडीन की मात्रा भरपूर मात्रा में होगी, तो हम लोगों के यहाँ तो भरपूर मात्रा में मिलता है, तो हम लोग के यहाँ ग्वाइटर होगी कम मिलेगा। लेकिन पहाड़ी पठारी क्षेत्र में लोग मतलब समझिए वर्षा के पानी को स्टोर करके या बर्फीले पानी को स्टोर करके पीता है, तो वहां पर तो मतलब समझिए आयोडीन की काफी कमी होती है। तो पहाड़ी क्षेत्र में भोजन में आयोडीन की कमी भी होती है और वहां पर घेघा रोग सामान्य रूप से होता भी है। ये दोनों स्टेटमेंट सही है, लेकिन आर जो है वो एक का व्याख्या में है। क्लियर? अगला सवाल, पीयूष ग्रंथि अपने प्रेरक हार्मोन की वजह से अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियों की स्रावी सक्रियता को नियंत्रित करती है। निम्नलिखित में से अंतःस्रावी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि से स्वतंत्र कार्य करता है। अब इसमें से आंसर क्या होगा? तो अब देखिए, आपको अंतःस्रावी ग्रंथि के बारे में जानना है और प्यूटिट्री ग्लैंड के बारे में जानना है। तो आपको पता है कि प्यूटिट्री ग्लैंड का मतलब ही होता है पीयूष ग्रंथि। नहीं, यहां जो लिखा हुआ है प्यूटिट्री ग्लैंड के बारे में, तो प्यूटिट्री ग्लैंड का मतलब क्या हो गया? तो प्यूटिट्री ग्लैंड का मतलब आप सभी लोगों को पता है कि इसको कहा जाता है पीयूष ग्रंथि, यानी मास्टर ग्रंथि। तो ये आपका मास्टर ग्रंथि हो गया। और अंतःस्रावी ग्रंथि जो है ये आपका अग्नाशय के अंदर पाया जाता है, अंतःस्रावी ग्रंथि। तो क्वेश्चन कहता है कि अंतःस्रावी ग्रंथि और पीयूष ग्रंथि से स्वतंत्र कार्य करता है, ऐसा कौन सा एग्जांपल होगा? तो इसको पराबट्टू ग्लैंड कहते हैं। कौन सा ग्लैंड होगा? उसको पराबट्टू ग्लैंड बोलते हैं, जो कि दोनों अलग अलग या फिर के स्वतंत्रता पूर्वक हमारी बॉडी के लिए कार्य करता है। तो आंसर क्या हो गया? तो आंसर हो गया पराबट्टू। सर आप ग्रेट हैं, थैंक यू वेरी मच अखिलेश, धन्यवाद। अगला ग्रैव रोग कहता है कि ग्रैव रोग यानी ग्वाइटर जो है थायराइड में वृद्धि के कारण डैश के अतिस्राव होता है। तो थायराइड हार्मोन जो है इसका जब ज्यादा स्राव होने लगता है तो एक बीमारी हो जाती है। उसी बीमारी को हम लोग क्या कहते हैं? उस बीमारी को हम लोग ग्वाइटर बोलते हैं। तो किस हार्मोन के स्रावन से? तो थायराइड हार्मोन के स्रावन से यह बीमारी होती है। किसके स्रावन से? तो थायराइड हार्मोन के स्रावन से, यानी ऑप्शन नंबर ए। अब है सूची 1 को सूची बी से क्या करना है? मिलाना है। तो कहता है सूची 1 को सुमिलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर देना है। अब इस कूट में क्या है कि आपको सही उत्तर देना है। तो अब इसमें क्या है कि एक तरफ हार्मोन का नाम लिखा है और दूसरा तरफ क्या है? स्रावित ग्रंथि, यानी कौन हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होना है इसके बारे में पूछा कि किस हार्मोन का स्रवण कौन ग्रंथि से होता है। तो सबसे पहले यदि हम बात करते हैं प्रोजेस्टेरोन का, इसके बारे में आपको पता है कि प्रोजेस्टेरोन जो है वो महिलाओं के गर्भाशय से निकलता है। नहीं, प्रोजेस्टेरोन जैसे हम लोगों से स्पर्म निकलता है ना, उसी तरह से वहां से प्रोजेस्टेरोन निकलता है, तो महिलाओं के गर्भाशय से। तो एक का आंसर क्या हो गया? एक का आंसर हो गया 3। तो एक का 3 किसी में है क्या? तो एक का 3 इसमें भी है और इसमें भी है। चलिए अब टेस्टोस्टेरोन की बात करते हैं। तो टेस्टोस्टेरोन जो है ये आपको अंडाशय से संबंधित है। किससे? अंडाशय से टेस्टोस्टेरोन, लेकिन पुरुष वाले अंडाशय से संबंधित होता है। थायरॉक्सिन की बात करेंगे तो थायराइड, और इंसुलिन की बात करेंगे तो पेनक्रियाज। तो 3, 4, 1 और 2 किसमें है? तो ऑप्शन नंबर ए में। इसलिए इसका आंसर क्या हो गया? 3, 4, 1, 2, क्योंकि सब लोगों को अब याद हो गया होगा कि प्रोजेस्टेरोन किससे निकलेगा? गर्भाशय से। टेस्टोस्टेरोन किससे निकलेगा? अंडाशय से। थायरॉक्सिन किससे निकलेगा? थायराइड ग्लैंड से। इंसुलिन किससे निकलता है? तो पेनक्रियाज से। बताए थे ना कि इंसुलिन जो है वो पेनक्रियाज से निकलता है, तब वो आपके बॉडी में ग्लूकोज को कंट्रोल करता है और आपको डायबिटीज से सुरक्षा दिलाता है। तो स्वाभाविक इंसुलिन पेनक्रियाज से संबंधित हो गया, अग्नाशय से। इसलिए अकॉर्डिंग टू ऑप्शन इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो गया। चलिए अगले कहता है कि रक्त में शर्करा के स्तर में वृद्धि का पता किसकी कोशिकाओं द्वारा लगाया जाता है? यानी आपके ब्लड में शर्करा की मात्रा ज्यादा है या कम है, ये कैसे पता चलेगा? तो ये पता चलेगा किससे? पेनक्रियाज से, यानी अग्नाशय। ये जो आप लीवर के जस्ट नीचे देखिएगा इस तरह से बना रहता है पेनक्रियाज, यानी अग्नाशय। इसी से पता चलता है रक्त में शुगर के स्तर का। किससे पता चलेगा? तो आपके पेनक्रियाज से, यानी अग्नाशय से पता चलता है उसके स्तर का। क्लियर हो गया? कोई कंफ्यूजन? चलिए
अब ये यदि आप फिगर आप समझना चाहेंगे तो आपको पता है कि ये आपका डाइजेस्टिव सिस्टम का पूरा, यानी आपके बॉडी का जो पूरी डाइजेस्टिव सिस्टम है इसका ये पूरा पार्ट्स है। जैसे हम इसकी बात करेंगे तो ये आपका माउथ कैविटी हो गया। क्या हो गया मेरे दोस्त? तो ये माउथ कैविटी हो गया। फिर ये आहार नाल, फूड पाइप हो गया। इसके बाद देखिए भोजन कहां आया? अमाशय में। कहां आया रे मेरे भाई? तो ये आया अमाशय में। फिर देखिए ये हो गया आपका लीवर, जिसको आप यकृत कहते हैं। जस्ट इसके नीचे रहता है पेनक्रियाज। और ये क्या है बीच वाला जो आप देख रहे होंगे, ये आपका एक छोटी आंत, यानी स्मॉल इंटेस्टाइन, यानी छोटी आंत। और ये जो साइड वाला आप देख रहे होंगे ई वाला, ई है आपका बड़ी आंत, यानी लार्ज इंटेस्टाइन। क्लियर हो गया? ये है आपका बड़ी आंत यानी लार्ज इंटेस्टाइन। कोई कंफ्यूजन? तो सवाल आपसे यही कहा था शुगर के बारे में, तो शुगर लेवल का पता कैसे चलेगा? ग्लूकोज लेवल से। उसका पता कहां से लगेगा? तो पेनक्रियाज से, क्योंकि पेनक्रियाज में इंसुलिन पाया जाता है और वही आपके ग्लूकोज लेवल को कंट्रोल करता है। तो इंसुलिन की मात्रा कम होगी तो ग्लूकोज की मात्रा, शर्करा की मात्रा बढ़ जाएगी। तो किससे संबंधित हो गया? तो ये आपका पेनक्रियाज यानी अग्नाशय से संबंधित हो गया। कोई कंफ्यूजन? चलिए, अखिलेश सर आप ग्रेट हैं, थैंक यू वेरी मच। चलिए हम लोग पढ़ते हैं आगे। अगला सवाल कहता है खंड अ को खंड ब से मिलाना है, अंतःस्रावी ग्रंथि का नाम है और किससे की निकलता है, एकरा पर विचार करना है। ये चला, चलो तो सबसे पहले जनन ग्रंथि की बात बोलेंगे तो सबको पता है कि जनन ग्रंथि बोले तो कौन सी? प्रोजेस्टेरोन। प्यूटिटी ग्लैंड बोले तो क्या? प्यूटिटी ग्लैंड बोले तो पीयूष ग्रंथि, यानी क्या हो जाएगा? वृद्धि ग्रंथि। पेनक्रियाज हो जाएगा आपका इंसुलिन, अधिवृक्क हो जाएगा आपका क्या? कार्टिसोम। ऐसा कुछ है क्या? हो 2 3 1 4। ऑप्शन नंबर सी में तो है, है चला है, देखो ना है। ऑप्शन नंबर सी में तो है 2, फिर 3, फिर 1, फिर 4। तो आंसर क्या होगा मेरे भाई रे? तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। बस सिर्फ आपको क्या करना, ध्यान में रखना है। जैसे 2 3 के बारे में भी आप जानिएगा ना, एक आध को सपोर्ट कर दिमाग से निकल भी गया तो ऑप्शन से वो आपसे क्या होगा? छट जाएगा। इसलिए हम हमेशा बोलते हैं कि जब भी कूट वाला सवाल रहे तो एकदम आप प्रयास कीजिए, जिसके बारे में जानते हैं आप उसको सजा दीजिए। सपोज कि इसमें सबसे आसान कौन है? अभी एक क्वेश्चन पहले बताए थे पेनक्रियाज के बारे में कि इससे जो है आपका इंसुलिन रिलेटेड है। तो देखिए सी का एक किसमें है? तो सी का ए इसमें है। 2 ऑप्शन है, एक और खोज लीजिए। पीयूष ग्रंथि एक वृद्धि हार्मोन होता है 3, तो 3 किसमें है? सिर्फ इसमें है, इसमें तो नहीं है। तो इसलिए भी आंसर क्या हो जाएगा? सी। यानी 4 गुण कोई दुओ जानिएगा तो निश्चित रूप से आप आंसर तक पहुंच जाइएगा। इसमें तो आपके 3 गो आसान था, तो निश्चित रूप से आपका आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर सी। कोई कंफ्यूजन? आगे बढ़े, चला जाए। देखिए मेरे ग्रेट होने से नहीं होगा, चला तुमको ग्रेट पर होना होगा। इसके लिए तुम लोगों को कस के मेहनत करना होगा, क्योंकि कहता है कि गरीबी का विकल्प कामयाबी होता है। गरीबी का विकल्प ये नहीं है कि हम बहुत गरीबी नहीं पढ़ेंगे, ये सब कुछ नहीं। आप कामयाब होकर अपने समाज को दिखा दो, तब हम आप समझेंगे मान है। क्योंकि गरीब घर में जन्म लेना गुनाह है और गरीब मर जाना, गरीब घर में जन्म लेना गुनाह नहीं है, लेकिन गरीब ही मर जाना गुनाह है। इसलिए तुम अमीर बनकर दिखाओ और अपने माता पिता के सपनों को पूरा करो। मेरे दोस्त, मेरे चेला, सुगाम, मैना सब तू है मत, लेकिन तू मन से पढ़, क्योंकि नौकरी नहीं लेगा चेला, कुत्ता नहीं पूछेगा समाज में। लोग गया पटना 4 साल रहकर चल आया, कुछ नहीं हुआ। गांव खोलेगा दिलखुश पान भंडार, नहीं श्रुति श्रृंगार कॉर्नर, कुछ नहीं होने वाला है। मन से पढ़, बात बुझा? सब लोग एकदम जितने क्वेश्चन बताए हैं सबका रिवीजन प्रॉपर करना है। बार बार कहते हैं यदि कुछ कमी तुम में है तो कैसे दूर होगा, इस पर काम करना है। इन्हें कि हम कमजोर हैं, अरे कमजोर है तो क्या हुआ? कोई तेजे पैदा तो नहीं लेता है। तेज बनेंगे, पढ़ेंगे, मेहनत करेंगे, तेज हो जाएंगे। तो अपनी कमी को एकदम दूर करना है निश्चित रूप से। आगे बढ़ जाए। इसमें की कहता था, देखते रहे बउआ, कथन ए में कहता है उदक में डायबिटीज वाले व्यक्ति को प्राय प्यास लगती है। एकदम सही है, डायबिटीज बीमारी जकरा होगा ना ओकरा बहुत प्यास लगता है, बढ़िया बात है। दूसर का कहता है कि डायबिटीज वाला व्यक्ति वेसोप्रेसिन के अतिशय स्राव से ग्रस्त रहता है। तो अब तुमको जानना पड़ेगा कि ये
प्रेसिन होता क्या है? तो बेसोप्रेसिन का अतिशय का मतलब होता है कि जो व्यक्ति डायबिटीज का शिकार होता है तो उसके बॉडी में जितना भी ग्लूकोज है, उस ग्लूकोज का लेवल एनर्जी के रूप में कन्वर्ट नहीं होकर बहुत ज्यादा मात्रा में सक्रिय होने लगता है, जिससे उस व्यक्ति को क्या होती है? बहुत ज्यादा नुकसान होती है। तो ये दोनों तो स्टेटमेंट हो गया सही, लेकिन डायबिटीज का बेसोप्रिन का अतिशय होना कारण तो नहीं हो सकता है। तो अब इसमें देखना है कि आंसर तो दोनों सही हो गया, लेकिन की होगा? RA का सही स्पष्टीकरण है क्या? डायबिटीज इंप्रेशन, ये भी सही हो गया, ये भी सही हो गया। ऑप्शन देखना है तो ARR दोनों सही है, और RA का सही स्पष्टीकरण भी है कि बेसोप्रिन की मात्रा यानी ग्लूकोज की मात्रा बढ़ेगी तब क्या होगा? इंसुलिन स्रवण कम होगा, तब उसी को डायबिटीज बोलेंगे। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर ए। चलिए अब बात करते हैं ADH का। ADH का पूरा नाम क्या होता है? ADH पता है आपके किससे संबंधित होता है? ये आपका कौन सा किडनी वाला पार्ट्स है, ये किडनी वाला पार्ट्स है। तो आपके किडनी वाले पार्ट्स में ही एक होता है ADH। ADH का पूरा नाम बोलेगा तो इसको क्या बोलते हैं? ये क्या करता है? ADH तो ये करता है कि आपके किडनी में जो मतलब ब्लड का प्यूरिफिकेशन होता है, तो वाटर के प्यूरिफिकेशन में जो मतलब सपोर्ट करता है, और उसके सपोर्ट करने के बाद क्या होगा? आपका जो मतलब ब्लड है, वो ब्लड को छानकर क्या करेगा? वाटर को अलग कर देगा, या फिर मान लिया जाए इससे यूरिया को अलग करता है। तो इसमें क्या करता है कि आपका ADH सपोर्ट करता है। अब देखो ADH से संबंधित इसमें चारों लिखल है, जल्दी पढ़ के तुम लोग बताओ कि एक की आंसर होना चाहिए, और ये किससे संबंधित हो गया? तो ये टोटल का टोटल थोड़ा किडनी से ही संबंधित हो गया। लेकिन चारों में से कौन इसका आंसर सही हो सकता है? एकदम जल्दी बताओ। एंटी डाययूरेटिक हार्मोन है, या एसिडिक डाययूरेटिक हार्मोन है, या एडिपिसिक डाययूरेटिक हार्मोन है? कौन कौन है? जल्दी बताओ। ये करता क्या है? क्या करता है कि ये आपका मतलब ये ब्लड को छानकर वाटर को अलग करने में सपोर्ट करता है। तो यानी क्या करता है कि यदि छानने में विरोध करेगा नेफ्रॉन, तो उसको उसका ये एंटी में काम करेगा। तो इसका क्या हो जाएगा? एंटी। ए से क्या हो गया? एंटी, डी से डाययूरेटिक, और एस से क्या हो गया? हार्मोन। तो इसका आंसर आप क्या कह सकते हैं? एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। एंटी डाययूरेटिक क्या हो गया? हार्मोन। किसका फुल फॉर्म हो गया? तो ADH का फुल फॉर्म हो गया। क्लियर? चलिए, और क्वेश्चन कभी कभी पूछेगा कि ये किस अंग से संबंधित है, तब क्या बोलेंगे? किडनी से संबंधित है। और सबसे लास्ट सवाल शायद है, इसके बाद लगता है आपका खत्म ही हो जाएगा। चलिए, सबसे लास्ट सवाल आपका है कि यौवना आरंभ के दौरान श्वेत ग्रंथि और वसा ग्रंथियों में स्राव बढ़ता है। इन ग्रंथियों में से समय कौन सा तत्व स्रावित होता है? कहता है कि जब यौवना अवस्था होता है, यानी जब व्यक्ति जवान होता है, तो उसमें दो चीज का ज्यादा सेक्रेशन होता है, एक श्वेत ग्रंथि का और दूसरा वसा ग्रंथि का। तो श्वेत ग्रंथि में श्वेत पदार्थ का और वसा ग्रंथि में किसका? तेल का स्राव ज्यादा होने लगता है। तो इसका स्वेद और क्या हो जाएगा? तेल। कौन सा तत्व स्रावित होता है? तो स्वेद और तेल जो है, ये दोनों मैक्सिमम स्रावित होने लगता है। क्या क्या? तो स्वेद भी और तेल भी। तो चलिए, आज हम आपकी सेवा खत्म करते हैं, और आपका ये कंप्लीट बायोलॉजी का जो सेशन चल रहा था 4100 प्लस में, ये पूरी बायोलॉजी के सारे क्वेश्चन का बेहतर डिस्कशन करके हम लोग खत्म किए। अब आपकी जिम्मेवारी है कि आप कितना इसको रिवीजन करते हैं। ये जरूरी नहीं कि आपके ब्रेन में हर कुछ हमेशा याद रहेगा, क्योंकि ये कंप्यूटर है नहीं कि आप सेव एज कर लीजिएगा, तो दिमाग से कुछ कुछ भूल भी सकते हैं आप। तो याद करना और भूलना ये मनुष्य का नेचर है, इसमें घबराना नहीं है। लेकिन आपका परम कर्तव्य है कि आप उसको रिवीजन करते रहिएगा, बार बार उसको पढ़ते रहिएगा, तो अधिक दिन तक याद रहेगा। मैक्सिमम सेट का प्रैक्टिस कीजिए। अभी देखिए, ग्रुप डी का वॉल्यूम 1 आप बना लिए होंगे। ग्रुप डी का वॉल्यूम 2 का बुक जो है वो मंडे से आपके मार्केट में उपलब्ध हो जाएगा। तो आप क्या करेंगे? ग्रुप डी वॉल्यूम 2 खरीदेंगे और फिर उसका प्रैक्टिस करेंगे। एक वन लाइनर की बुक आती है, उसका प्रैक्टिस करेंगे। यानी अपने आप में कभी कमी नहीं लाने देना है। इन्हें कि रिजल्ट रुके तो अफसोस आए, एकदम 100% तैयार रहना है, निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। और जो विषय आपका कमजोर है, जहां से आपको लग रहा है कि प्रॉब्लम है, उसको जरूर पढ़िए। कभी मत सोचिए कि एडमिशन ले लेंगे तो एग्जाम आ जाएगा, एग्जाम पहले हो जाएगा तब की करेंगे।
एग्जाम अभी नहीं होना चला। एग्जाम मेरे हिसाब से, क्या आपको भी लग रहा होगा कि बिना अक्टूबर नवंबर का एग्जाम नहीं होना है, और अभी आपके पास सफिशिएंट टाइम है। पूरा जुलाई है, पूरा अगस्त है, सितंबर है, या एग्जाम सितंबर के लास्ट में अक्टूबर में जाकर होगा। इसलिए एकदम टेंशन नहीं लो, मन से पढ़ो। तुम लोगों से तहे दिल से मोहब्बत है, इसलिए चाहते हैं कि मन से पढ़ो और सफलता प्राप्त कर लो। बची बात बैचेस की, बहुत सारे लोग नहीं पढ़े हैं, सिर्फ 4100 प्लस ऑब्जेक्टिव में एडमिशन ले लिए थे। जो नहीं पढ़े हैं, 5 से 10 तारीख जुलाई, 5 जुलाई से 10 जुलाई के बीच बायोलॉजी की 2 बैचेज आ रही है। एक टारगेट बैच भी आ रहा है और एक फाउंडेशन बैच भी आ रहा है। और टारगेट बैच का फी बहुत कम 99, और फाउंडेशन का भी फी बहुत कम रहेगा 199 में आपकी पूरी बायोलॉजी कंप्लीट हो जाएगी। जो नहीं पढ़े होंगे निश्चित रूप से पढ़ेंगे। यदि आपको मेरी पढ़ाई अच्छी लगी होगी तो, नहीं अच्छा लगेगा तो पढ़ना कोई जरूरी नहीं चला। जकरा दिल करे ओकरे पर उद्देश्य क्यों रखना है तो नौकरी हो जाए। क्लियर? इसलिए नहीं पढ़े तो पढ़िए। या आपके दोस्त जिनका कमजोर रह गया, नहीं जुड़ पाए हैं, उनको ऑनलाइन जोड़ने भी नहीं आता है। बहुत सारे स्टूडेंट तो फोन करते हैं कि सर आपके अकाउंट में पैसा भेज देते हैं, आप हमको करवा दीजिए। खरीदने भी नहीं आता है। तो जो लोग आप पढ़ते हैं, आप थोड़ा सा उनका सपोर्ट कीजिए, खरीद कर उनको दीजिए और उनको भी पढ़वाइए। वो आपको पैसा देगा, आप उसको थोड़ा सा खरीदने में सपोर्ट कीजिए और अच्छा से अपना भी पढ़ाई कीजिए। आपके दोस्त भी करेगा, और ग्रुप में आप लोग बैठिए शाम में 1 घंटा, तो पूरा डिस्कस कीजिए। आप उससे पूछे, वो आपसे पूछेगा। इससे क्या होगा? आपका स्किल डेवलपमेंट होगा। थैंक यू वेरी मच। आई लव यू, लव यू, लव यू। सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। लव यू टू, लव यू टू। चलिए धन्यवाद। मन से पढ़ो, फिर हम लोग मिलते रहेंगे। चलिए तो आज की सेवा हम समाप्त करेंगे। और स्टैटिक जीके का भी कुछ प्रॉब्लम लड़कों को रहता है, तो हमारी बहुत सारी वीडियो स्टैटिक जीके का भी यूट्यूब पे है, आप देख सकते हैं। या जुलाई के फर्स्ट वीक से तो फिर हम आ रहे हैं। बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज जो आपके ग्रुप के लिए, एग्जाम के लिए होगा, हम वो सब चीज लेकर आएंगे। धन्यवाद।